अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वीडियो सीरीज ऑफ रिस्क सिंगल साइकिल कोड। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो उस टॉपिक का नाम है कि आप किस तरह एक असेंबली कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, इस टॉपिक की ज़रूरत ये है कि हमें मशीन कोड को समझना पड़ेगा कि किस तरह एक असेंबली या एक इंस्ट्रक्शन जो होती है, या जो आप एक सिंपल एक एडिशन की इंस्ट्रक्शन या कोई कमांड लिख रहे होते हैं, तो वो किस तरह बैकएंड पे मशीन कोड में कन्वर्ट की जाती है। और वो मशीन कोड किस तरह आपके पूरे प्रोसेसर को कंट्रोल करता है, या किस तरह उसके ऊपर वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तो उस मज़ीद आगे की वीडियोस के अंदर हमें इस मशीन कोड में सी कुछ इंफॉर्मेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए पहले मशीन कोड को समझना बड़ा ज़रूरी है कि कौन सा मशीन कोड किस तरह से बिहेव करता है या किस तरह से जनरेट किया जाता है, और उनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन हमें हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, जो हमें मदद करती है ताकि हम अपने उस इंस्ट्रक्शन को अपने प्रोसेसर के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकें। अच्छा, अभी जैसे हर आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूं, तो जैसे जैसे आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसर होते हैं, जैसे इंटेल का अपना प्रोसेसर होता है, आर्म का अपना प्रोसेसर होता है, एचपी वालों का, एप्पल वालों का अपना प्रोसेसर होगा, एएमडी वालों का अपना प्रोसेसर होगा। तो हर एक प्रोसेसर का अपना एक आर्किटेक्चर होता है, और वो आर्किटेक्चर जो डिज़ाइन किया जाता है, तो वो उसी की आप असेंबली बना सकते हैं, ताकि वो उसी असेंबली को रीड करते हुए उसी का मशीन कोड बनाए, उस आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए, ताकि वो आर्किटेक्चर का जो हार्डवेयर आपने डिज़ाइन किया हुआ है वो आपके उस मशीन कोड को एग्जीक्यूट कर सके। तो जिस तरह हम यहाँ पे जो हमारा प्रोसेसर हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो रिस्क फाइव बेस के ऊपर है, कि रिस्क फाइव का जो आर्किटेक्चर है हम उसके हिसाब से उसको प्रोसेसर को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो यकीनन उस रिस्क फाई ने भी अपनी असेंबली बनाने के लिए हमें कोई ना कोई चीज़ें प्रोवाइड की होगी, उसने अपने मशीन कोड को बनाने के लिए हमें कोई ना कोई उसका फॉर्मेट प्रोवाइड किया हुआ होगा। तो हम उसी फॉर्मेट को यूज़ करेंगे, उसी की दी हुई चीज़ों को यूज़ करके हम अपने मशीन कोड को जनरेट कर रहे होंगे। अच्छा, सबसे पहले असेंबली लैंग्वेज की अगर हम बात करें, तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट की रोल होता है कि उसके अंदर आप जो असेंबली लिखते हैं, नॉर्मल एक तो वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट से लिखी जाती है असेंबली। अगर आप उसकी थोड़ी एग्जांपल, बहुत ही बेसिक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे शो करूंगा, कि अगर फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके पास एक सी का कोड है जो कह रहा है कि भाई आप ए और बी को प्लस करो और उसको सी में सेव कर लो। तो अगर मैं इसकी असेंबली बनाऊंगा जो जनरल वेरिएबल फॉर्म की, अगर मैं इसको लिख दूं कि भाई ये वेरिएबल के रिस्पेक्ट से अगर इसकी असेंबली बनेगी, तो वो किस तरह से बनेगी कि सबसे पहले तो आप उस असेंबली के अंदर उसके की वर्ड को डिफाइन करते हो कि भाई उसको ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे अगर मैं ऑपरेशन देखूँ, तो मुझे यहाँ पे ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है कि मुझे ऐड का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा कीवर्ड क्या आ जाएगा, ऐड। अच्छा, अब वो बोलेगा ठीक है, आपको क्या परफॉर्म करवाना है, आपको एडिशन परफॉर्म करवानी तो है, लेकिन किस पे एडिशन परफॉर्म करनी है। तो मैं बोलूंगा कि भाई मुझे तो ए और बी के ऊपर एडिशन परफॉर्म करनी है। ठीक है, यहाँ पे ये वेरिएबल्स है तो यकीनन इसके अंदर कोई ना कोई नंबर स्टोर किया हुआ होगा। तो अभी हम सी की प्रोग्रामिंग की डिटेल्स में हम नहीं जा रहे कि वो किस तरह आप नंबर स्टोर वगैरह करते हैं। तो अगर वेरिएबल्स इन दो की मेरे अगर ये देखा जाए, तो मैं इसको क्या लिखूंगा कि भाई ऐड ए कॉमा बी, क्या आप ए और बी को ऐड करो। यानी कि आपको एडिशन किस पे परफॉर्म करनी है, आपको ए और बी के जो भी वेरिएबल्स के अंदर नंबर्स प्रोवाइडेड है, जो भी वैल्यूज है, उसके ऊपर आपको एडिशन परफॉर्म करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सी कोड को देखा जाए, तो हमें क्या कहते हैं कि भाई ए और बी को ऐड करो और उसका जो भी आंसर जनरेट होता है वो आप सी के अंदर सेव करवा दो। तो यहाँ पे हमें डेफिनेटली हमें इसके अंदर इसका वेरिएबल भी बताना पड़ेगा कि आप जब असेंबली के अंदर भी कि आप ए और बी को जब ऐड करोगे, तो उसको आप सेव किस वेरिएबल में करोगे। तो वो हमारा जो वेरिएबल है वो हमारा फर्स्ट वेरिएबल होता है। तो अगर आप इस असेंबली कोड को देखें, तो हम किस तरह से लिखते हैं कि सबसे पहले आप उसको ऑपरेटर बताते हैं कि उसको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके बाद कि उसको कहाँ पे उस वैल्यू को स्टोर करवानी है, और किन दो वैल्यूज के ऊपर उसको क्या करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अच्छा, ये तो बात हो गई वेरिएबल के रिस्पेक्ट से, लेकिन आपका जो मशीन कंपाइलर होता है या जो भी असेंबलर होता है, उसके लिए ये वेरिएबल्स को डील करना, ही डजन नो कि व्हाट दिस वेरिएबल्स मीन। ठीक है, उसके लिए ये वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट नहीं होते। वो क्या करते हैं कि वो आपके आर्किटेक्चर के कुछ प्रोवाइडेड रजिस्टर्स को यूज करता है आप इस असेंबली को कन्वर्ट करने के लिए। वो क्योंकि वो उसको कहता है कि भाई हर एक वेरिएबल यकीनन कोई ना कोई मेमोरी की लोकेशन होगी, कोई ना कोई लोकेशन होगी, तो यकीनन उस लोकेशन का कोई ना कोई एड्रेस होगा या कोई ना कोई उसका नाम होगा।
तो उसमें हमारे पास जो सबसे पहली जो मेमोरी आप कह लें, बहुत ही बेसिक स्टोरेज हमारे पास जो अवेलेबल होता है वो हमारा होता है रजिस्टर फाइल। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑन द टॉप मैंने यहाँ पे इसको शो भी किया हुआ है कि ये हमारी कहलाती है रजिस्टर फाइल, जिसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड रजिस्टर्स होते हैं, उनके फंक्शंस होते हैं कि आप इन्हीं रजिस्टर्स को यूज करके आप अपनी असेंबली को लैंग्वेज को आप डिजाइन कर रहे होते हैं। तो बेसिकली हम जैसे रिस्क फाइल का आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं, तो यकीनन ये जो असेंबली रजिस्टर फाइल होगी ये रिस्पेक्ट टू रिस्क फाइल आर्किटेक्चर होगी। तो अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे आर्किटेक्चर रजिस्टर फाइल में कुछ रजिस्टर्स हैं जिनके नाम है, उनके रजिस्टर नंबर है और उनका यूसेज बताया कि भाई उनके फंक्शन क्या है। जैसे कि सबसे पहले आपके पास रजिस्टर है जीरो, तो रजिस्टर जीरो का जो नंबर है वो रजिस्टर जीरो ही होगा, एक्स जीरो के नाम से। और वो ये कहता है कि भाई आप इसको यूज करते हो कांस्टेंट वैल्यू जीरो के लिए, कि अगर आपको किसी ऑपरेशन के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे 5 + 0 करना है, तो आप इस जीरो को डिफाइन किस तरह करते हैं, आप इसकी जगह आप इसके जीरो रजिस्टर को आप यूज कर सकते हैं कि भाई 5 में जब भी +0 करोगे तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, 5 ही आएगा। इसी तरह अगर मैं बोलूँ कि मुझे 2 - 0 करना है, तो आई नो के आंसर विल बी 2। या मुझे किसी वैल्यू को जीरो करवाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई 2 × 0 तो आंसर विल गेट द जीरो। यानी कि एक इनिशियलाइजेशन अगर मुझे करवानी है किसी वैल्यूज के अंदर, तो हम इसको जीरो के साथ कोई ना कोई ऑपरेशन करवा सकते हैं। तो उन पर्टिकुलर केसेस के अंदर हम इस जीरो रजिस्टर को क्या कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद कुछ रजिस्टर्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स है, फिर मैं अभी इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। कि आपके पास एक तो रिटर्न एड्रेस होता है कि अगर आपने किसी फंक्शन के अंदर मूव किया हुआ है तो यकीनन आप वहां से रिटर्न करेंगे। कि फॉर एग्जांपल आप मेन फंक्शन में थे, मेन फंक्शन से आप किसी और फंक्शन में चले गए, तो जहां से आप वहां से दोबारा आप जब रिटर्न होंगे तो यू शुड नो कि आपने आपने मेन की किस लाइन से वहां पे जंप किया था। तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपकी किस रजिस्टर में सेव की जाती है, वो आपकी रिटर्न एड्रेस के रजिस्टर फॉर्म में सेव की जाती है। ठीक है, उसके बाद स्टैक पॉइंटर होता है जो आपकी मेमोरी की लोकेशन स्टैकिंग के लिए यूज किया जाता है। फिर ग्लोबल पॉइंटर होता है जो आपके ग्लोबल वेरिएबल्स को पॉइंट कर रहा होता है। उसके बाद आपके पास कुछ टेम्पररी रजिस्टर्स आपको प्रोवाइडेड किए जाते हैं जिसमें आप टेम्पररी डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है, एक तो आपके पास होता है कि परमानेंट, जिसमें मैं परमानेंट रजिस्टर या परमानेंट आंसर को सेव करता हूँ। और एक होता है कि इंटरिम आंसर, यानी कि अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि लाइट से आई हैव अ सीरीज, वो है 1 से लेकर तक की सीरीज है, आपको मुझे इन सब का सबमिशन फॉर्म ओवरऑल सब मालूम करके देना है। यानी कि 1 से लेकर 10 तक का आपको मुझे सब मालूम करके देना है। तो आई नो कि भाई मेरा जो लास्ट आंसर होगा दैट विल बी समथिंग लाइक कि जो 10 + 9 + 8 + 7 + 6 एंड सो ऑन, जो भी वो फाइनल आंसर होगा वो मुझे जनरेट होके हो रहा होगा। लेकिन उस ये तो एक फाइनल आंसर हो गया जो मेरा ऑब्टेन होगा, लेकिन उसके दरमियान अगर आप देखेंगे तो इंडिविजुअल इंटरमीडिएट में भी कोई ना कोई आंसर यहाँ पे जनरेट होगा, क्योंकि जब मैं सबसे पहले जब 10 + 9 करूंगा तो आई नो कि इसका आंसर क्या आ रहा होगा, 19 आ रहा होगा। फिर उसी 19 के अंदर मैं क्या करूंगा, इस 8 को ऐड करूंगा तो ये 19 + 8 मजीद हो जाएगा। तो ये जो 19 है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो दिस नॉट माई फाइनल आंसर, दिस इज अ माई इंटरिम आंसर। कि भाई ये कोई एक बहुत बड़े ऑपरेशन का या बहुत बड़ी एग्जीक्यूशन का एक इंटरिम आंसर है, कि उसके कोई इंटरनल कैलकुलेशन का कोई आंसर है। तो इस आंसर्स को मैं किस में सेव करवा सकता हूँ, मैं अपने उन टेम्पररी रजिस्टर्स के अंदर उसको सेव करवा सकता हूँ। इसी तरह आपके पास कुछ रजिस्टर होते हैं जिसको हम सेव रजिस्टर्स कहते हैं। तो सेव रजिस्टर की मतलब यानी कि जो अगर ये फाइनल आंसर इसका जो भी आया, फॉर एग्जाम्पल एस आई के सपोज कि मुझे इसका फाइनल आंसर 120 आया है, तो मैं इस 120 के आंसर को किस में सेव करवाऊंगा, अपने सेव रजिस्टर्स के अंदर सेव करवा रहा हूँ। उसके बाद आपके पास कुछ फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लाइक आप किसी फंक्शन के अंदर कोई वैल्यूज भेजते हैं। लाइक हमने ये बहुत एग्जांपल्स देखी है कि हम एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में अपने कुछ आर्ग्यूमेंट्स को भेज रहे होते हैं। तो वो आर्ग्यूमेंट्स को हम किस रजिस्टर से डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, वो हमारे फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स के रजिस्टर से हम उसको डिफाइन असेंबली के अंदर उसको हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको उसको यहाँ पे टेम्पररी रजिस्टर दो जगह दिख रहा होगा, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो बेसिकली इसने इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन रखी है कि आपके पास X5 से लेके X7 तक एक टेम्पररी रजिस्टर का सेट है। उसके बाद X28 से लेके X31 तक आपके पास एक टेम्पररी रजिस्टर्स का आपके पास एक सेट है। इसी तरह सेव रजिस्टर्स को भी अगर आप देखें तो सेव रजिस्टर्स के आपके पास तीन कॉम्बिनेशन में, एक तो X8, X9 और उसके बाद X18 to X27। तो ये सारे आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेव रजिस्टर्स है जिसको आप यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर इसी इंस्ट्रक्शन को अगर हम, जैसे हमने यहाँ पे एक असेंबली कोड लिखी है,
अगर हम इसको RISC-V की असेंबली से लिखना चाहें, अगर मैं इसको बोलूं कि मुझे इसको RISC-V की असेंबली में कन्वर्ट करना है, तो आपके पास ऐड का कीवर्ड तो सेम रहेगा। अब ये जो आपका सी वेरिएबल है, दैट विल रिप्लेस बाय एनी ऑफ द रजिस्टर नंबर। ठीक है, ये बैक एंड पे आपका कंपाइलर असेंबलर खुद कर रहा होता है, इसलिए हमें जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अभी अगर हम मैनुअल लिख रहे हैं तो हमें यकीनन इसमें से कोई ना कोई एक रजिस्टर यूज करना होगा। तो लेट्स यूज अवर सेव रजिस्टर X8। तो आप इसको क्या लिखेंगे, एड X8, यानी कि सी को आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, X8 से। और फिर आपके पास ए और बी, तो ए और बी आप टेम्पररी रजिस्टर्स को भी यूज कर सकते हैं इफ यू वांट, या आप उसके सेव रजिस्टर्स को भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे टेम्पररी रजिस्टर्स को यूज कर लेते हैं, X5 कॉमा X6। यानी कि आपने ए और बी को टेम्पररी रजिस्टर 5 और 6 में सेव किया हुआ है, और उनको आप ऐड करवा के उसका जो भी आंसर हो रहा होगा आप उसको X8 आपके सेव रजिस्टर में क्या कर रहे होंगे, सेव कर रहे होंगे। तो दिस इज हाउ अ सी कोड कन्वर्ट टू अ RISC-V असेंबली कोड। ठीक है, यानी कि आप इस सी कोड को इस तरह अपने RISC-V आर्किटेक्चर की असेंबली में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो ये तो बात हो गई कि आप कन्वर्ट किस तरह से करते हैं। अब हम बात करते हैं कि यार डिफरेंट हर एक इंस्ट्रक्शन का हर एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, जब भी आप कोई फॉर्मेट की बात करते हैं, हर एक आर्किटेक्चर ने आपको हर इंस्ट्रक्शन को उसके किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में क्या किया होता है, ब्रेक किया हुआ होता है। क्योंकि हर इंस्ट्रक्शन डिफरेंट बिहेव करती है, तो उसका फॉर्मेट भी यकीनन कुछ ना कुछ हद तक थोड़ा आपके पास डिफरेंट होता है। तो अभी हम जो बेसिक्स, अगर हम सिंगल साइकिल कोड की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम जो बेसिक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स को हम देख रहे होंगे वो हमारे पास होंगे। ठीक है, वो सबसे पहला जो फॉर्मेट होगा वो होगा हमारे पास आर टाइप। दूसरा हमारे पास होगा आई टाइप। थर्ड विल बी एस टाइप। एंड फोर्थ विल बी बी टाइप। ठीक है, ये क्या है इसको भी हम देखते हैं। आर टाइप का मतलब क्या है कि भाई ये आर स्टैंड फॉर रजिस्टर इंस्ट्रक्शन, रजिस्टर टाइप इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ऐसी इंस्ट्रक्शन जिसमें आपके दोनों जो ऑपरेंड्स हो, या दोनों यानी कि जैसे अभी हमने बोला ना कि हम ए और बी को ऐड करेंगे, तो ए और बी देखा जाए तो दोनों मेरे वेरिएबल्स हैं। अगर आपका कोई ऐसा ऑपरेशन है, देखिए ऐसा कोई ऑपरेशन है जो आपके दोनों रजिस्टर्स के ऊपर हो रहा है, जैसे हमने यहाँ पे X5 और X6 लिया था। अगर आप दोनों रजिस्टर्स के ऊपर ऑपरेशन करवा रहे हैं, तो दैट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन या दैट टाइप ऑफ असेंबली कोड लाइज इनटू द आर टाइप फॉर्मेट। आर टाइप का मतलब क्या है कि रजिस्टर टाइप। ठीक है, आर का रजिस्टर का शॉर्ट फॉर्म आप आर लिखते हैं। तो दिस इज शोज कि जब आप दोनों रजिस्टर्स के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे होते हैं, यानी कि दोनों वैल्यूज आपकी किसी रजिस्टर से आ रहे होते हैं, तो आप उसको क्या कहते हैं, आर टाइप इंस्ट्रक्शंस को आप उसको नाम दे रहे होते हैं। इसी तरह अगर आपका कोई ऑपरेशन एक रजिस्टर पे हो रहा है और एक आपने कोई कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा फर्क देखिएगा कि यहाँ पे X5 और X6 दोनों मेरे रजिस्टर के नंबर हैं। यहाँ पे मैंने X5 एक रजिस्टर का नंबर है, लेकिन जो 7 है वो इट इज माई कांस्टेंट नंबर, यानी कि मैं 7 नंबर उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यानी कि मैं चाहता हूँ कि भाई X5 के अंदर, यानी कि अगर इसका मैं सी कोड लिखूँ, तो इस वाले ऑपरेशन का सी कोड कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, और ऊपर वाले का अगर हम ऑपरेशन का सी कोड लिखना चाहे तो दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, ए प्लस बी। ठीक है, दोनों वेरिएबल्स है तो वो आर टाइप की इंस्ट्रक्शन में आ जाती है। अगर एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट नंबर है, तो दैट टाइप लाइज इनटू द आई टाइप। ठीक है, आई टाइप का मतलब है इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इमीडिएट का क्या मतलब है कि भाई आप उसको इमीडिएट डेटा दे रहे हो, आप उसको बता रहे हो कि भाई फिक्स 7 नंबर के साथ तुम्हें इस वेरिएबल की जो भी वैल्यू है, अब ए में यकीनन कोई भी नंबर हो सकता है, 5 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, समथिंग एनीथिंग कैन लाइक दैट। आप उसको क्या करना है, आपको उसको 7 के साथ सिंपल ऐड करना है, और उसका आंसर आपको सी में सेव करवाना है। तो दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन लाई टू द आई टाइप इंस्ट्रक्शन। उसके बाद अगर हम ठीक है, आज बेसिकली इस टॉपिक है ना, इन्हीं दो टाइप्स के ऊपर थोड़ा बहस कर रहे होंगे, तो बाकी इसको, बाकी की जो टाइप्स है उसको फिर हम फ्यूचर वीडियोस के अंदर इसको हम कवर अप करेंगे। अब बात करते हैं कि ठीक है, चले हमने ये बात तो कर ली कि अगर आपके पास कोई ऐसा ऑपरेशन है जिसमें दोनों इंस्ट्रक्शन जिससे यूज हो रहे हैं, दैट इज बिलोंग टू द आर टाइप। और अगर एक रजिस्टर है और एक कोई कांस्टेंट डाटा है, तो दैट बिलोंग्स टू द आई टाइप इंस्ट्रक्शन। अच्छा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इनका मशीन कोड कैसे बनाना है?
तो हर आर्किटेक्चर की अगर मैं आपको बात करूँ, इफ आई कैन शो यू कि RISC-V के आर्किटेक्चर ने आपको उसके हर एक इंस्ट्रक्शन का आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है, देखिए अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो इसने हमें 8 टाइप का एक इंस्ट्रक्शन पूरा फॉर्मेट दिया है कि आप उसको किस तरह आप एक 8 टाइप इंस्ट्रक्शन को 32 बिट के नंबर्स में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। और हर वो 32 बिट का जो नंबर होगा यकीनन कोई ना कोई एक वैल्यू, हर एक जो बिट्स है उसकी कोई ना कोई एक इंफॉर्मेशन उसने उसके अंदर सेव की हुई होगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो 8 टाइप की इंस्ट्रक्शन जो है वो बेसिकली 32 बिट्स की, अगर आप 0 से 31 काउंट करेंगे दैट विल मेक अ 32 बिट नंबर। उसमें आपको बता रहे हैं कि 0 से 6 की जो बिट्स है वो आपका एक ऑपकोड की इंफॉर्मेशन है, वो आपको क्या कर रही होती है उसके अंदर वो स्टोर की हुई होती है। ठीक है, वो ऑपकोड क्या होता है उसको मजीद हम थोड़ा आगे भी देख लेंगे। उसके बाद वो कहता है कि भाई फंक्शन से आपके पास बिट नंबर 7 से लेके बिट नंबर 11 तक, उसके अंदर आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो होगी RD की। ठीक है, RD स्टैंड्स फॉर डेस्टिनेशन रजिस्टर, कि भाई जो डेस्टिनेशन है, अगर आपको इस एग्जांपल में हम बात करें तो इस एग्जांपल में मेरा डेस्टिनेशन क्या है, इस एग्जांपल में मेरा डेस्टिनेशन वेरिएबल जो है वो है C। ठीक है, तो हमने अभी बात की थी हम इस C को वेरिएबल के रिस्पेक्ट से नहीं किसी एक रजिस्टर के नंबर से यूज कर रहे होंगे, तो यकीनन यहाँ पे भी कोई ना कोई रजिस्टर रिप्रेजेंट हो रहा होगा जो इस C का जो C को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो that number will be occur into the this destination register, उसकी इंफॉर्मेशन इसकी RD वाली बिट्स के अंदर आपकी स्टोर हुई हुई होगी। उसके बाद आपके पास आता है 12 बिट से लेके 14 तक जिसका नाम है फंक्शन 3। वो क्या क्यों जरूरी है उसको मजीद हम आगे देखेंगे। उसके बाद 15 to 19 वो एक और रजिस्टर है जिसको उसने नाम दिया हुआ है RS1। RS स्टैंड फॉर सोर्स रजिस्टर 1, कि भाई आपको पहली जो वैल्यू है वो कहाँ से लेनी है। तो अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो मुझे पहली जो वैल्यू है अगर मुझे एडिशन करवानी है तो उसकी जो पहली वैल्यू आ रही होगी वो कहाँ से आ रही होगी, ए से आ रही होगी। और ए को हमने यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, X5 से। तो वो RS1 विल बी डेट रिप्रेजेंटिंग माई 5 X5 रजिस्टर नंबर, के भाई उस रजिस्टर फाइल पांचवें रजिस्टर से मुझे उस नंबर की इंफॉर्मेशन, पहले नंबर की इंफॉर्मेशन मुझे वहां से मिल रही होगी। उसके बाद बात की जाए तो 20 to 24, तो उसके अंदर आपके पास आता है RS2 के सोर्स नंबर 2, कि उस सोर्स नंबर 2 की इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ से आ रही होगी कि उसके अंदर, यानी कि मेरा जो सोर्स 2 है वो है B। तो वो B की इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिलेगी, वो मुझे मिलेगी X6 से। तो X6 विल बी माई रजिस्टर नंबर 2, राइट। सो उसके बाद आपके बाद RS2 के बाद आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन होती है दैट बिलोंग्स टू फंक्शन 7। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है जिसको आप ब्रेक किया जाता है 32 बिट्स नंबर के अंदर। अगर आप इसके नीचे मजीद हम इसको टेबल को थोड़ा आपको शो कर लूँ कि किस तरह से, तो हर इसमें आपको कुछ आर टाइप की जो इंस्ट्रक्शंस है वो आपका इन चंक्स के ऊपर लाई करती है, कि ये सारी इंस्ट्रक्शन आपकी जो है वो आर टाइप इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में लाई कर रही होती है, जिसके अंदर आपके पास दोनों ही रजिस्टर्स प्रोवाइडेड होते हैं। तो इसमें आप देखें तो उन्होंने आपको कुछ इंस्ट्रक्शन जो कुछ फील्ड है वो आपको कांस्टेंट नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, कि आपके पास उन्होंने ऑपकोड की वैल्यूज जो है वो फिक्स है, वो आपको बता दी है। फंक्शन 3 की जो बिट्स है वो आपको बता दी है, और फंक्शन 7 की जो बिट्स है वो आपको उसने यहाँ पे प्री डिफाइन की हुई है। आपकी जो वैल्यू सिर्फ जो चेंज हो रही होगी वो क्या हो रही होगी, RS1 RS2 एंड RD जो आपने यूज किए होंगे अपने इंस्ट्रक्शंस के अंदर। अच्छा, इसमें भी हम बात कर रहे थे हमें फंक्शन 3 और फंक्शन 7 और ऑपकोड क्या होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इन पर्टिकुलर हर एक इंस्ट्रक्शन को अलग अलग रिप्रेजेंट किया होगा, कि ऐड की इंस्ट्रक्शन है, सब्ट्रैक्शन की है, शिफ्ट लेस देन की इंस्ट्रक्शन है, शिफ्ट लेफ्ट लॉजिकल की इंस्ट्रक्शन है, जोर की इंस्ट्रक्शन है, और की इंस्ट्रक्शन है। तो ये सारी डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो आपके प्रोसेसर के अंदर परफॉर्म की जा रही होती है। तो हर एक इंस्ट्रक्शन का कोई ना कोई एक ऑपकोड होता है जो रिप्रेजेंट करती है कि भाई मुझे अभी कौन सी इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करना है। लेकिन अगर आप देखिए तो इन्होंने यह क्या किया हुआ है कि आर टाइप की जितनी भी इंस्ट्रक्शन है उन सबको उन्होंने एक ही किस्म का ऑपकोड दिया हुआ है। तो जब एक ही किस्म का ऑपकोड आएगा तो मुझे ये चीज आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार मुझे एडिशन करवानी है, सब्ट्रैक्शन करवानी है, या एंड करवानी है। तो उसके लिए उसने मजीद आपको इंस्ट्रक्शन, उसने इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से दी है, उसने आपको फंक्शन 3 की इन्फॉर्मेशन यहाँ से प्रोवाइड की, कि अगर ठीक है, अगर आपके ऑफकोर्स की वैल्यूज अगर सेम है देन यू मूव टूवर्ड्स द फंक्शन 3 वैल्यू। या फंक्शन 3 की वैल्यूज को चेक करो कि वो चेंज है कि नहीं, अगर वो चेंज है तो यू कैन नो कि भाई अगर ये वाला ऑफकोड ये आ रहा है, और अगर फंक्शन 3 की वैल्यू 0 0 1 आ रही है तो आई हैव टू परफॉर्म शिफ्ट लेफ्ट लॉजिकल।
या ये वाला ऑपकोड है और उसके अंदर फंक्शन 3 की वैल्यू 110 आ रही है, तो आई हैव टू परफॉर्म और ऑपरेशन। अच्छा, ठीक है, चलें, ये तो एक इन्फॉर्मेशन यहाँ तक मिल गई। लेकिन व्हाट इफ कि मेरी फंक्शन 3 की वैल्यू भी सेम है, जैसे इसने यहाँ पे ऐड और सब की इन्फॉर्मेशन देखे, तो उसमें उसने ऐड और सब में फंक्शन 3 ऑपकोड भी सेम है और मेरा फंक्शन 3 भी सेम है। तो अब मैं उसमें डिस्टिंग्विशन कैसे करूंगा कि यार मुझे एडिशन करवानी है, सब्ट्रैक्शन करवानी है? तो उसकी इन्फॉर्मेशन उसने आपको कहाँ पे दी है? फंक्शन 7 के अंदर। तो फंक्शन 7 में देखें तो यहाँ पे फंक्शन 7 ऐड के लिए और 0 है, जबकि फंक्शन 7 की सब्ट्रैक्शन के लिए जो नंबर्स है वो थोड़ी डिफरेंट है। तो दिस इज हाउ आई कैन आइडेंटिफाई कि भाई मुझे कौन सी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म अभी करनी है। अच्छा, ये सवाल भी आता है कि आपको फंक्शन 3 और फंक्शन 7 की जरूरत क्या थी, आप ऑपकोड को ही हर बार के लिए डिफरेंट कर लेते। ठीक है, लेकिन देखिए हर एक इंस्ट्रक्शन, बेसिकली अभी हम बहुत ही एक चंक ऑफ द इंस्ट्रक्शंस को हम देख रहे हैं, यानी कि बहुत सारी इंस्ट्रक्शन में से, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी चीजें हो रही होती है, तो हर एक चीज को करने के लिए उसकी डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को यूज किया जा रहा होता है। तो अभी हम है कुछ चंक ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम देख रहे हैं, तो उसको हर एक को एक नया ऑपकोड देना इज नॉट फिजिबल। ठीक है, डेफिनेटली फिर आपके लिए उसकी बिट्स जो है वो बढ़ जाएंगी, आपको मजीद बहुत ज्यादा बिट्स चाहिए होंगी उसको डिक्लेयर उसको डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पे उनको सिंप्लिसिटी करने के लिए, या आप कह लें कि रेगुलरिटी रखने के लिए, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक टाइप को पूरा एक ऑपकोड डिजायर कर दिया कि भाई आर टाइप की जितनी भी इंस्ट्रक्शन है उनकी सारा ऑपकोड जो होगा वो सेम होगा, लेकिन उनकी फंक्शन 3 और फंक्शन 7 से हम डिजाइन कर लेंगे कि भाई हमें कौन सी टाइप ऑफ आर इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो अभी हम इसको थोड़ा, अगर हम इसको कन्वर्जन की तरफ जाए कि मैं अगर आपको एक आर टाइप की इंस्ट्रक्शन देता हूँ, लेट्स मूव टूवर्ड्स सम एग्जांपल, कि अगर आपके पास एक एग्जांपल आती है कि मेरे पास एक आर टाइप की इंस्ट्रक्शन है ऐड की, ऐड x8 x5 x6। ठीक है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है मशीन कोड। तो वो मैं मशीन कोड में कैसे करूंगा कि मुझे पता है कि आपके जैसे हमने हम इंस्ट्रक्शन फॉर्म में देख लिया कि सबसे पहले आप क्या लिखते हैं एज ए ऑपकोड, फिर आपके पास आता है डेस्टिनेशन रजिस्टर, फिर आपके पास आता है फंक्शन 3, फिर आपके पास आता है RS1, देन यू हैव RS2, देन यू हैव फंक्शन 7 वैल्यू। ठीक है, ये बेसिकली आपका एक पूरा आर टाइप का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है जिसको आप ब्रेकअप कर रहे होते हैं। तो इसके अगर मैं फॉर्मेट को ब्रेकअप करना चाहूँ तो सबसे पहले मुझे इसकी कौन सी वैल्यू लिखनी पड़ेगी? ऑपकोड की वैल्यू। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस टेबल, और उसमें से हम देखते हैं कि ऐड की इंस्ट्रक्शन के लिए जो मुझे ऑपकोड गिवन है, अब हम सिर्फ ऐड की इंस्ट्रक्शन को देख रहे हैं, तो उसका ऑपकोड मुझे प्री डिफाइंड गिवन है, वो क्या है? 0 1 1 0 0 1। तो इसको आप अगर मैं लिखूं तो मैं ऑपकोड की जगह यहाँ पे क्या लिखूंगा? 0 1 1 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ से मुझे एक ऑपकोड मिल गया किसका? ऐड का। उसके बाद मुझे डिफाइन करना है आरडी की वैल्यू। तो अगर मैं आरडी की वैल्यू करूँ तो इसमें मुझे पता है कि मेरा आरडी की वैल्यू क्या है? दैट इज रिप्रेजेंटिंग इन द वैल्यू ऑफ 8, यानी कि जो 8 रजिस्टर है, 8वां रजिस्टर है, वो मेरा डेस्टिनेशन रजिस्टर है। तो मुझे यहाँ पे अगर आप फॉर्मेट में अगर हम दोबारा जाएं थोड़ा, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली आर टाइप की जो आरडी की जो वैल्यू है वो कितने बिट्स की है? अगर आप 7 से 11 काउंट करें तो डेट रिप्रेजेंट 5 बिट्स। ठीक है, तो मुझे ये जो 8 है उसको मुझे कितनी बिट्स में रिप्रेजेंट करना है? 5 बिट में रिप्रेजेंट करना है। तो 5 बिट का जो 8 होगा वो किस तरह से रिप्रेजेंट होगा? 0 1 0 0 0। ठीक है, डेफिनेटली आप इसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि 5 बिट का बाइनरी जिस तरह से लिखा जाता है तो वो डेसिमल में नंबर 8 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसके बाद आपके पास क्या बात वैल्यू आती है? फंक्शन 3 की वैल्यू। ठीक है, अगर हम दोबारा मूव करें कि फंक्शन 3 की वैल्यू जो है वो हमारे पास ऐड के लिए, फंक्शन 3 की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है? ऑल 3 बिट्स ऑफ 0 0 0 0। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे? 3 बिट की जीरो वैल्यू। ठीक है, तो 0 0 एंड 0। उसके बाद आता है RS1। तो व्हाट विल बी द RS1? RS1 की मेरी वैल्यू क्या है? दैट इज x5। तो मुझे 5 को रिप्रेजेंट करना है 5 बिट पे, तो वो कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे? 0 1 दिस रिप्रेजेंट द 5 इन 5 बिट बाइनरी नंबर। उसके बाद किसकी वैल्यू आती है? RS2 की। तो RS2 की मेरी वैल्यू क्या है? x6। तो मैं 6 को किस तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? 5 बिट पे मैं 6 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि देखें RD RS1 और RS2 की वैल्यू 5 बिट रखने की वजह क्या है?
उसकी वजह यह है कि जब आप 2 की पावर 5 निकालते हैं तो आप मैक्सिमम 31 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि आप 0 से लेके 31 तक के नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अभी हमने ये पीछे रजिस्टर फाइल में देखा था कि आपके पास रिस्क फाइल के जो रजिस्टर्स अवेलेबल हैं वो 0 से लेके 31 रजिस्टर्स आपके पास अवेलेबल हैं, यानी कि आपको उसमें सिर्फ 32 रजिस्टर्स गिवन है। तो उस 32 रजिस्टर्स को डिफाइन करने के लिए आपके पास 5 बिट इनफ है। ठीक है, अगर आपके पास वो रजिस्टर ज्यादा होते तो आपको ये रजिस्टर की रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको बिट्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती। तो यहाँ पे हो सकता था अगर उस तरह का आर्किटेक्चर होता जहाँ पे आपके पास ज्यादा रजिस्टर अवेलेबल है, तो आपके पास ये 5 बिट की जगह हो सकता है कि उन्होंने 6 बिट की इंफॉर्मेशन को वहां पे स्टोर किया हुआ हो। तो RS2 मेरा क्या है, 6 है, तो आप यहाँ पे 5 बिट का 6 लिखेंगे तो दैट विल बी 0 0 1 1 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑपकोड को डिजाइन कर लिया, लिख लिया हमने, RD की वैल्यू लिख ली, फंक्शन 3 की वैल्यू, RS1 की वैल्यू और RS2 की वैल्यू। अब हमें किसकी वैल्यू लिखनी है, फंक्शन 7 की। अगर हम फंक्शन 7 की वैल्यू लिखे तो फंक्शन 7 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ऐड के लिए दैट विल बी द ऑल जीरो। ठीक है, तो अगर आप जीरो काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, हमें यहाँ पे 7 जीरो को रिप्रेजेंट करना है। सो हाउ वी आर गोइंग टू राइट दैट 7 0। ठीक है, तो आप इसको 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट योर 32 बिट बाइनरी मशीन कोड। लेकिन आप देखें डेफिनेटली इसको रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल है, इसको समझना कि भाई ये तो बाइनरी फॉर्म में है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं टूवर्ड्स हेक्साडेसिमल फॉर्म। ठीक है, हेक्साडेसिमल फॉर्म में जब इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो वी नो कि भाई 4 बिट ऑफ बाइनरी रिप्रेजेंट 1 हेक्साडेसिमल नंबर। तो आप इनको क्या करेंगे, 4 4 के पेयर में लिखना शुरू करेंगे। अगर मैं इनका 4 पेयर बनाता हूँ 4 बिट्स का, तो 1 2 3 4 4 बिट्स का पेयर, तो ये बाइनरी में डेसिमल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हेक्साडेसिमल में 3 0 0 1 1 रिप्रेजेंट द 3। यहाँ पे मेरे पास थी 3 बिट। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा कलर बार बार चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको रिप्रेजेंटेशन में थोड़ी इशू हो। 3 बिट है तो मुझे इसकी 1 बिट को मिलाना पड़ेगा। अगर मैं इन 4 बिट को मिला लूं तो नाउ दैट रिप्रेजेंट अगेन द वैल्यू ऑफ 0 0 1 1, दैट विल बिकम अ 3। ठीक है, उसके बाद ये बची 4 बिट, तो ये 4 बिट किसको रिप्रेजेंट करेगी, 0 1 0 0 रिप्रेजेंट द नंबर 4। राइट, उसके बाद ये 3 बिट है तो इसके साथ मैं जब 1 बिट को मिला दूंगा तो दैट विल बिकम अ नंबर ऑफ 1 0 0 0 0। तो ये आपको रिप्रेजेंट करता है 8। उसके बाद अगर हम इन 4 बिट को मिलाएं तो दिस विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ 2। उसके बाद दोबारा अगर आप इस 4 बिट को मिलाएंगे तो 0 1 1 0, दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ 6। ठीक है, उसके बाद आप इन 4 बिट को मिलाएंगे तो 0 0 0 0, तो दैट रिप्रेजेंट द नंबर 0। और आखिरी की दोबारा 4 बिट को मिलाएंगे तो दैट विल रिप्रेजेंट अगेन अ 0। सो दिस बिकम अ 32 बिट हेक्साडेसिमल नंबर, जो आपके पास क्या बन रहा है कि 00628433। दिस इज योर मशीन कोड, जो आप अपनी मशीन की मेमोरीज के अंदर स्टोर करवाते हैं, जिसको वो रीड करके अंदाजा लगाता है कि भाई अगर इस तरह का मेरे पास मशीन कोड आ रहा है तो आई हैव टू परफॉर्म बट दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर आप एक एडिशन करवा रहे हैं किसकी, X5 और X6 के नंबर्स, वेरिएबल्स X5 और X6 के रजिस्टर की, जिसके अंदर कोई ना कोई नंबर सेव होगा। और उस नंबर्स के एडिशन करवा के आप उसका आंसर किस में सेव करवा रहे होंगे, X8 के अंदर। ठीक है, तो ये एक सिंपल आर टाइप की इंस्ट्रक्शन की एग्जांपल थी कि किस तरह आप एक आर टाइप की इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करते हैं इनटू मशीन कोड। तो इसी तरह आप बाकी इंस्ट्रक्शंस को, जैसे यहाँ पे प्रोवाइडेड है कि आप सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन को लिख के भी आप उसका मशीन कोड बना सकते हैं, जोर की इंस्ट्रक्शन का लिख के भी आप मशीन कोड बना सकते हैं, और एंड का भी आप मशीन कोड बना के उसको आप असेंबली कोड लिख के उसका मशीन कोड बना सकते हैं। सो आई विल प्रीफर कि आप इसको जरूर ट्राई करें, और मजीद जितना प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल गेट द आइडिया कि आप इसको किस तरह डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब हम दूसरी एक एग्जांपल ले लेते हैं इमीडिएट टाइप की। ठीक है, सबसे पहले हम उस इमीडिएट टाइप की फॉर्मेट को देख लेते हैं कि भाई इमीडिएट टाइप इंस्ट्रक्शन किस तरह से डिजाइन की, इसका क्या फॉर्मेट है। ठीक है, तो आर टाइप और इमीडिएट टाइप को अगर आप कंपेयर करें तो उसमें ऑपकोड की इंफॉर्मेशन तो एज इट इज सेम ही है जो है। उसके बाद उसकी आरडी की इंफॉर्मेशन भी एज इट इज जिस तरह आपके आर टाइप में होती है। फंक्शन 3 एंड RS1 ऑल्सो द सेम। उसमें अगर डिफरेंस सिर्फ देखा जाए तो आपको आखिरी की कुछ बिट्स में यहाँ पे डिफरेंस नजर आ रहा है कि भाई आर टाइप के अंदर आखिरी की जो बिट्स है
और आई टाइप में जो R3 की जो बिट्स की जो फॉर्मेट है उसमें थोड़ा डिफरेंट है। वो क्या कि यहाँ पे आर टाइप में आपके पास RS2 होता है और फंक्शन 7 होता है, जबकि आपके पास इमीडिएट टाइप में आपके पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। उसने सिर्फ क्या बोला कि भाई आप इमीडिएट नंबर लिख दो 12 बिट पे। अगर आप 0 से 11 की काउंट करें तो ये कितने बिट्स होते हैं, 12 बिट्स होते हैं। तो दैट इज रिप्रेजेंटिंग कि आपको वहां पे 12 बिट का जो भी आपने इमीडिएट नंबर लिखा है वो आपको रिप्रेजेंट करना है। जैसे अगर हमने अभी ऊपर एग्जाम्पल एक देखी थी कि आपके पास इमीडिएट नंबर यहाँ पे क्या था, अगर मैं यहाँ पे इसको सर्कल करूँ तो व्हाट विल बी द इमीडिएट नंबर 7, तो आपको वहां पे 7 को 12 बिट पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, वो किस तरह से, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वन ऑफ द पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन। तो अगर मैं एग्जांपल ले लूँ इमीडिएट टाइप की, ठीक है, इसमें अगर हम अभी मैं कुछ और एग्जांपल लिख रहा हूँ तो आई एम यूजिंग और आई, मैं और आई के इंस्ट्रक्शन को यूज कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि भाई और आई करना है X7 के ऊपर, यानी कि उसका डेस्टिनेशन रजिस्टर क्या है, X7 है। X10 को यूज करना है और किसके साथ और करना है, लेट्स से आई विल टेक अ नंबर 6। ठीक है, अच्छा यहाँ पे रिप्रेजेंट थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे मैं X6 नहीं लिख रहा हूँ। X6 का मतलब अगर X6 लिखता तो वो क्या हो जाता, रजिस्टर नंबर 6। लेकिन यहाँ पे मैं इमीडिएट, तो दिस 6 रिप्रेजेंट अ नंबर। ठीक है, यहाँ पे ये जो 6 है दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ नंबर, जबकि यहाँ पे X7 और X10 जो है वो मेरा क्या है, बेसिकली दैट इज अ रजिस्टर्ड नंबर। अगर हम इसका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बनाते हैं तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या था, ऑपकोड। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है RD, देन यू हैव अ फंक्शन 3, राइट। उसके बाद यू हैव अ RS1 एंड ऑल यू हैव अ इमीडिएट वैल्यू ऑफ 12 बिट्स। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली आई टाइप का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट अवेलेबल है। अगर आप इस इंस्ट्रक्शन को अगर हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें मशीन कोड में, तो मुझे पता है कि इसकी इंफॉर्मेशन ऑप कोड वगैरह की इंफॉर्मेशन मुझे इसके रिस्फाई के आर्किटेक्चर के स्पेक्स से मिल जाएंगी। तो आप उस टेबल पे जाएंगे सबसे पहले, और आपको आई को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं एड आई से लेके आई विल से SRAI तक, तो ये सारी अगर आप देखें तो उसने आखिरी में आई लिखा हुआ है। दिस आई रिप्रेजेंट द इमीडिएट, कि भाई आप एडिशन करवा रहे हो विद सम इमीडिएट वैल्यू। यहाँ पे अगर इस वाले ऐड में देखें तो इसमें सिर्फ ऐड है, यानी कि आप ऐड करवा रहे हो दो रजिस्टर्स के अंदर जो नंबर सेव है उसको। लेकिन यहाँ पे अगर आई लिखा हुआ है यानी कि यू आर एडिंग वन कांस्टेंट नंबर विद सम रजिस्टर्स वैल्यू, राइट। तो इन सब में से अगर आपको, हमें सबसे पहले हमें आज किसका कोड करना था, और आई का। तो लेट्स से कि हमने और आई की इन्फॉर्मेशन निकाली। और आई की इन्फॉर्मेशन मुझे क्या कहती है कि भाई मेरा जो ऑपकोड है वो क्या है, दैट इज 0010011। तो आप यहाँ पे सबसे पहले उसका ऑपकोड लिख लेंगे कि 001, राइट, 0011। उसके बाद मुझे क्या लिखना है, RD। तो मेरा RD यहाँ पे क्या है, X7। तो मैं 7 को रिप्रेजेंट करूंगा RD की वैल्यू पे। तो RD की वैल्यू हमें पता है कि कितने बिट्स की होती है, 5 बिट की। तो आप 5 बिट पे 7 को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि 00111, राइट। सो दिस रिप्रेजेंट द 5 बिट्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 7 इन अ 5 बिट्स बाइनरी नंबर। उसके बाद मेरे पास कुछ की इन्फॉर्मेशन है फंक्शन 3 की। वो भी मुझे कहाँ से मिल जाएगी, वो मुझे इसके स्पेक से मिल जाएगी, तो वो है 110। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, फंक्शन 3 की जगह 110, राइट। उसके बाद मेरे पास क्या वैल्यू है, RS1। तो RS1 भी मुझे पता है 5 बिट का है, तो मेरा यहाँ पे RS1 क्या है, दैट इज 10। तो आप 10 को रिप्रेजेंट करेंगे 5 बिट, वो किस तरह रिप्रेजेंट होगा, 01010, राइट। सो दिस इज हाउ यू प्रेजेंट अ 10 इन अ 5 बिट बाइनरी नंबर। उसके बाद यहाँ पे मुझे 12 बिट का इमीडिएट रिप्रेजेंट करना है जो है कि है 6। तो आप 6 को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, 12 बिट पे। तो 12 बिट के लिए मुझे 6 को रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए मेरा नंबर किस तरह रिप्रेजेंट होगा कि 0000। ये हो गई 4 बिट। उसके बाद दोबारा मैं 4 बिट लिखूंगा, 0000, ये हो गई मेरी 8 बिट। और उसके बाद अगर मुझे 6 रिप्रेजेंट करना है तो 0110, राइट। तो दिस इज हाउ यू प्रेजेंट अ 12 बिट 6। अगर यकीनन 6 को आखिरी में अगर आपको ये लग रहा होगा कि मैंने सिर्फ आखिरी में 6 रिप्रेजेंट किया, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि छोटी वैल्यू थी तो वो आखिरी के 4 बिट पे रिप्रेजेंट हो रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर कोई बहुत बड़ा वैल्यू होता, लेट्स से कि नंबर शुड बी, अगर आपके पास 16 होता तो 16 की रिप्रेजेंटेशन आपके पास कैसे हो जाती है कि 0000, 0001 एंड ऑल जीरो, ठीक है।
तो इस तरह आप 16 को 12 बिट रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, या आपके पास नंबर और बढ़ जाता है, 32 नंबर हो जाता है, 64 एंड सो फोर्थ। तो जितना बड़ा नंबर आप 12 बिट पे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, उसके हिसाब से आपकी बाइनरी 12 बिट्स के ऊपर आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, लेट्स कन्वर्ट। ये आपके पास बेसिकली मशीन कोड तैयार हो गया है, अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं हेक्साडेसिमल में। उसी तरह करेंगे जैसे हमने पिछली बार किया था। तो हम क्या करेंगे, हम चार नंबर्स को ब्रेकअप करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस चार का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो दैट विल बिकम अ 3। ठीक है, उसके बाद दोबारा मुझे चार बिट्स का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो 1001 दैट विल बिकम अ 9। ठीक है, उसके बाद अगर आप चार बिट का कॉम्बिनेशन बनाएंगे 0011, तो इट विल बिकम अ 3। उसके बाद दोबारा मैं चार बिट का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो 0110 दैट विल बिकम अ 6। ठीक है, फिर दोबारा चार बिट का कॉम्बिनेशन तो 0101 दैट विल बिकम मेक्स अ नंबर ऑफ 5। उसके बाद यकीनन ये चार बिट्स हैं, तो इट विल रिप्रेजेंट द 6। 6। उसके बाद ये चार जीरो है तो इट विल 0। ये चार जीरो है तो इट विल बिकम अ 0। सो दिस इज माई मशीन कोड जो मैं अपनी मेमोरीज के अंदर सेव करवा रहा हूँ टू परफॉर्म और आई इंस्ट्रक्शन। तो उसका मशीन कोड क्या है, 00656393। तो जब आपके प्रोसेसर के अंदर ये इंस्ट्रक्शन आ रही होगी या ये पर्टिकुलर फॉर्मेट आ रहा होगा नंबर का, तो वो उसको किससे उसको अंदाजा हो जाएगा कि मुझे क्या इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करनी है, कि मुझे और आई की इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करनी है एक्स, जिसमें मुझे सिक्स X10 के अंदर जो वैल्यू है उसको और करना है 6 के साथ, और उनका जो भी आंसर जनरेट होगा उसको मुझे सेव करवाना है X7 के रजिस्टर के अंदर। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक आइडिया कि आप किस तरह एक आर टाइप के इंस्ट्रक्शन को और आई टाइप के इंस्ट्रक्शन को जनरेट करते हैं फ्रॉम असेंबली टू मशीन कोड। अच्छा, इसके अंदर यकीनन आपके पास यहाँ पे मैंने पॉजिटिव नंबर लिखा है, तो यहाँ पे आपके पास एक नेगेटिव नंबर भी आ सकता है। अगर नेगेटिव नंबर फॉर एग्जांपल मैंने लिखा था कि -5 को मुझे यहाँ पे और करना है, तो आप उस -5 को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो -5 को रिप्रेजेंट करने का सबसे बड़ा आसान तरीका क्या है कि आप इसका क्या ले लेते हैं, आप टूज कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, राइट। तो टूज कॉम्प्लीमेंट आप किस तरह से लेते हैं कि सबसे पहले आप इस 5 को +5 को रिप्रेजेंट करेंगे 12 बिट पे। तो 12 बिट पे अगर आप 5 को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे होगा, 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, 5 को रिप्रेजेंट करना है तो 0101। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द 5 इन 12 बिट्स। इसके बाद टूज कॉम्प्लीमेंट की सबसे पहले कंडीशन है कि मुझे क्या लेना पड़ता है, वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट बेसिकली क्या करता है कि आपके नंबर्स को इन्वर्ट कर देता है। अगर आप इसको इन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 1111 1111। ठीक है, जहाँ पे 0 है वहां पे 1 आ जाएगा, और जहाँ पे 1 है वहां पे 0 आ जाएगा, तो 1010। तो आपने बेसिकली यहाँ पे क्या कर लिया है कि 5 का आपने वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया है। उसके बाद आपको क्या लेना है, टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट में आप सिंपली क्या करते हैं, लास्ट बिट के अंदर +1 कर देते हैं। तो 1 + 0 1, एंड आगे की वैल्यूज एज इट इज आपके पास रिप्रेजेंट हो जाएंगी कैरी फॉरवर्ड के लिए, या एज इट इज आपके पास नीचे आ जाएंगे। तो दिस नंबर रिप्रेजेंट माई द -5। ठीक है, ये नंबर 12 बिट का +12 रिप्रेजेंट कर रहा है। जब आप इसको टूज कॉम्प्लीमेंट लेकर इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द -5। तो जब मैं इसकी इंस्ट्रक्शन बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 12 बिट का 5 नहीं लिखूंगा। अगर मेरा नंबर -5 है तो मैं यहाँ पे 12 बिट का -5 लिखूंगा। तो आपको उसको सबसे पहले -5 में कन्वर्ट करना है 12 बिट को। आपके पास उसकी 12 बिट आएंगी, तो फिर आप इसको इसकी यहाँ पे 12 बिट से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो दैट विल जनरेट यू अ मशीन कोड ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सो आई विल प्रिफर कि आप इसको मजीद आपकी जो डिफरेंट टाइप ऑफ आई टाइप की इसमें इंस्ट्रक्शन अवेलेबल हैं, आप उसको थोड़ा प्रैक्टिस करें, उसकी आप डिफरेंट इंस्ट्रक्शन असेंबली लिख के उसके मशीन को कन्वर्ट करें। इसी तरह आर टाइप की भी डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को जो यहाँ पे इसी टेबल में अवेलेबल है, आप इसको यूज करके उसका असेंबली कोड करके उसकी मशीन कोड की कन्वर्जन की थोड़ी प्रैक्टिस करें। तो टुडे वी हैव कवर्ड टू टाइप्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, बाकी की जो दो टाइप्स हैं एस टाइप और बी टाइप, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम अपनी कवर कर रहे होंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, सो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।